अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन है। चलें, गुड इनफ। एक चीज़ तो मैं हमेशा पूछता हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर कि ऐसा बच्चा तो कोई नहीं है जिसने कॉस नहीं पढ़ी हुई। चलें, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो उसका भी हल है। मैं वैसे जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है, मतलब पास करना ज़रूरी नहीं है, ये जानना बस ज़रूरी था कि आपने पहले इसका इल्म रखा हो, यानी कि बेशक दिया हुआ हो, बेशक पास हो, लेकिन कम से कम पढ़ रखा हो। चलें, फेयर इनफ। तो यूँ करते हैं, आज की क्लास में अपनी रिवायात को कायम रखते हुए कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या सब्जेक्ट है, किस तरह का सब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और किन स्टेजेस से गुज़र के इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया आपकी कैफ की ग्रेड के अंदर। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट की जो ओवरऑल ग्रेड है वो क्या है, एग्ज़ामिनेशन में इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। जैसे हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल इसके टेस्ट होते हैं। और अब तक तो 1 2 3 अटैम्प्ट्स मेरा ख्याल है गुजरी हैं जब आपकी स्कीम चेंज हुई है, क्योंकि MFA तो तब से इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो क्या ट्रेंड देखा गया है ओवरऑल। फिर उसके अलावा हमारी इंशाल्लाह क्लास में स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कितने देर में इसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर एंड द वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो क्या होगा, टेस्ट के क्या मामलात होंगे, व्हाट्सएप डिस्कशंस के क्या मामलात होंगे, बुक कौन सी फॉलो की जाएगी, टाइमलाइन, ओवरऑल सारी बातें मिसलेनियस हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा चलें, मैं सबसे पहले ना इसके जो सब्जेक्ट है इसकी सिग्निफिकेंस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि MFA जो कि तुम्हारी कैफ स्कीम का कैफ 6 इसका कोड उन्होंने रखा है, हाउ इज़ इट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड which subjects of your higher level studies will be those one जिसका ये फाउंडेशन स्टोन बनेगा। पहले ज़रा सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट कहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है बिटवीन द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड एट योर लोअर लेवल ऑफ स्टडीज़, और ऊपर जाके इंशाल्लाह जब तुम CFAP और आगे बिल्कुल MSc का जो आपका आखिरी स्टेज होती है उसका भी आखिरी पेपर, उसको ये कनेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ acting as a very important and crucial connecting role between the subjects already studied and the subjects that you will inshallah study in the future. आप के सामने मैंने एक छोटा सी फिगरेटिव एनालिसिस रखा है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कुछ सब्जेक्ट्स जो कि तुमने पहले पढ़ रखे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि वो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक्स जो तुम्हें मदद देंगे इस सब्जेक्ट में फर्दर एप्लीकेशंस को स्टडी करने में। जैसे PRC में आप लोग, या इससे पिछला जो आपका एजुकेशन स्कीम थी उसमें AFC में हुआ करता था क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में से कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे अप्लाई होती हुई नज़र आएंगी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर इसके अलावा जो आप लोगों में से तकरीबन कमोबेश सारे ही बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, तो CMA के अंदर भी जो आपके उसूल हैं बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, फिर जब हम MFA की बात करते हैं, MFA के इटसेल्फ अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस नोयत के हैं कि इंशाल्लाह इट विल बी फॉर्मिंग द बेस और अ फाउंडेशन स्टोन फॉर यू टू स्टडी द 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ योर CFAP, जो कि कहा जाता है कि ये तो खैर एक जिनों में शुमार है इसका, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का, और दूसरा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक को CFAP 3 बोला जाता है, इसको CFAP 3
बोलते हैं और इसको CFAP 4 बोलते हैं। और आपका जो बिल्कुल आखिरी पेपर है CA का, जिसको MSA 2 के नाम से जाना जाता है, वो कुछ नहीं है मासवा द कम्बिनेशन ऑफ BFD and SPM along with some additional applications of taxation and some principles of ethics। ये मैं आपको लिंकेज सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट किस तरह से आपकी लोअर स्टडीज़ और आपकी हायर स्टडीज़ को बेटा कनेक्ट करता है। सो इट इज़ so it plays a very important role as far as your overall understanding of the subject structure of chartered accountancy is concerned। अभी मैंने सिर्फ इसका रोल बताया आपको, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, अभी तो हमने इसकी डिटेलिंग में हम गए ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री पे बात करता हूँ कि ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, या यूँ समझ लो कि जैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ का, कि ये कैसे एवॉल्व हुआ ये सब्जेक्ट। इनिशियली जब आपका बेटा मॉड्यूल सिस्टम होता था ना, मॉड्यूल सिस्टम किसी को याद है, हल्का फुल्का ये अपने बड़ों से कहीं से सुन रखा हो कि पहले ये कैफ स्कीम नहीं हुआ करती थी, पहले मॉड्यूल्स होते थे। और मॉड्यूल्स का ये मामला होता था कि ABCD ये 4 मॉड्यूल्स थे, इनको कलेक्टिवली CA इंटरमीडिएट कहा जाता है, जो कि अब की जो स्कीम, अब तो नहीं, अब तो खैर ये भी पुरानी हो गई है। सो कैफ के बराबर पहले D मॉड्यूल्स होते थे, यानी कि 4 मॉड्यूल्स होते थे। उसके बाद फाइनल के मॉड्यूल E और मॉड्यूल F हुआ करता था। वो यूं ही समझ लो कि आज के दौर का CFAP और ऊपर MSA मिला लें तो फिर मॉड्यूल E और F बना करते थे। ठीक है, और आगे तो होता ये था कि मॉड्यूल F के अंदर एक सब्जेक्ट था BFD, अभी भी उसका नाम यही है, पहले भी उसका नाम यही था BFD। BFD को बेटा बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं चलो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फाइनल लेवल का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे दौर में भी 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, FAR 1 और FAR 2। आपके लेवल पे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंट्रो भी है, FAR 1 भी है, FAR 2 भी है, तो आपको अच्छी खासी अब इसका नॉलेज हो जाता है तब तक पहुंचते हैं। इसी तरह से जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तब भी मॉड्यूल F में टैक्सेशन E में था या पता नहीं F में था, एडवांस टैक्सेशन था, और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लोअर लेवल पे यानी कि मॉड्यूल ABCD में से मेरा ख्याल है मॉड्यूल C का एक पेपर था प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, जो अब टैक्स प्रैक्टिसेस हो चुका है। तो बच्चे को पता होता था कि यार इसमें क्या मसले मसाइल हैं। इसी तरह आप लॉ की बात करो, जब फाइनल लेवल पे कॉर्पोरेट लॉज होता था, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी लॉ अवेलेबल होता था। ऑडिट की बात करें, ऑडिट का एडवांस ऑडिट का सब्जेक्ट होता था फाइनल लेवल्स में, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑडिट का बेसिक पेपर मौजूद होता था, बच्चे को नो हाउ होती थी। BFD एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसके बारे में अचानक कह लें कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बच्चे के मत्थे पे बजता था आगे BFD, पढ़ो जी ये क्या है। इसके बारे में कोई बच्चे को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी। हाँ, क्वान्टिटेटिव मेथड्स ये अरसा दराज से चल रहा है। QM में हल्का फुल्का वो NPV की बातें सुनता था, हल्की फुल्की कहीं IRR की बातें सुनता था, लेकिन अगेन वो इतनी डिटेल नहीं थी कि हम इसको समझ सकें कि भाई ये कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है। नो, दैट वाज नॉट द केस। तो फिर ये चीज़, ये एक मिसिंग लिंक था। फिर ICAP ने फील किया कि यार कोई ना कोई तो थोड़ा एडवांस लेवल पे, एक कह लो कि मॉड्यूल C या D लेवल पे, या चलो आपके लेवल पे बात करें कि कैफ लेवल पे कोई तो सब्जेक्ट हो कम से कम, या चलो सब्जेक्ट के अंदर कोई पार्ट हो जो कि बच्चों को उन टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस करवाए जो कि बच्चों ने आगे जाके कहाँ पे पढ़ना है, BFD में पढ़ना है। तो फिर इस नीड को फील करते हुए ICAP ने, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 में जब कैफ स्कीम इंट्रोड्यूस की गई तो कैफ 8 इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम रखा जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जब मॉड्यूल सिस्टम होता था तो इसका नाम होता था कॉस्ट अकाउंटिंग, बस। मॉड्यूल D का आखिरी पेपर था, इट वाज कॉल्ड एज D12। ठीक, अच्छा, कैफ 8 में इन्होंने बच्चे जो टॉपिक्स रखे ना, एक टॉपिक था उसका नाम था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अभी मैं सिर्फ टॉपिक लिख रहा हूँ, छोड़ दो, है कि आप देखेंगे आगे जाकर। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बात की कि जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं था, खैर बस यही 2 की एरियाज थे। इसके अलावा और कोई इतना ख़ास टॉपिक नहीं था इसमें जो BFD को लिंक करता हो। तो कैफ 8 में और भी 2-3 टॉपिक्स थे जो कि अब उन्होंने फिर एक्सक्लूड कर दिए जब उन्होंने कैफ 3 इसको इंट्रोड्यूस किया। तो बहरहाल ये 2 टॉपिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, किसके अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर कह लें, जो कि आपसे जो पिछली एजुकेशन स्कीम थी उसकी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी। अब जब कैफ 8 बच्चा पढ़ के ऊपर BFD में जाता था तो उसको इस टॉपिक की बड़ी अच्छी नो हाउ होती थी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ के गया होता था तो उसको नॉलेज होता था, क्योंकि जब BFD में जाते हैं तो ये एक पूरा एक जिन है वहाँ पे। वन ऑफ द वेरी कोर एरियाज ऑफ योर BFD इज योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो बच्चे को पता होता था। और भी 2-3 इसमें टॉपिक्स थे, लेकिन वो अभी हमारी डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगेन जब हम पैरेलल बॉडीज से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिक लेवल पे
पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं जो कि BFT जैसे सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप ACCA को स्टडी करो वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से ये सब्जेक्ट है। इसी तरह से आप सीमा में जाते हैं तो वहाँ पे भी कहीं परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, कहीं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इस तरह के नाम के साथ ये सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फिर ICAP ने एक नीड फील की कि यार एक काम करते हैं कि एक सब्जेक्ट डेडिकेटेडली बनाते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ये मकसद होगा कि एक तो BM एलिमिनेट करते हैं। आपको पता है पहली जो एजुकेशन स्कीम थी उसमें एक सब्जेक्ट था CAF का BM BS था, पता नहीं इस तरह करके उसका नाम था, आई थिंक सो दैट वाज CAF 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि यार इसको एलिमिनेट करते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं कि इसमें BM BS का BS पोर्शन निकालते हैं, सिर्फ BM उठाते हैं इस सब्जेक्ट में डालते हैं। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं MFA के अंदर आया क्या क्या है। जब ये सब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया इन्होंने कहा कि एक काम क्या करते हैं कि ये जो तुम्हारा पुराना BM BS है ना, इसमें से इसको फारग करते हैं, BM का पोर्शन उठाते हैं यहाँ डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सर ये जो CAF 8 है ना आपकी, इसके अंदर ये जो टॉपिक है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये भी इसको उठाओ और यहाँ पे ले जाओ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी ले गए। फिर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ये वाला टॉपिक ये भी उठाया और यहाँ पे ले गए। फिर इसके अलावा इन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि यार चूंकि बच्चे को एक ऐसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि बड़ी अच्छी सॉलिड ग्राउंड्स बनाएगा कि जब वो BFD पढ़े उसके पास बड़ा अच्छा नॉलेज हो, तो उन्होंने काम किया कि इसके अंदर बड़ा एक क्रिटिकल टॉपिक है, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। उन्होंने इसको उठाया और यहाँ पे एक बड़े अच्छे लेवल पे प्लेस किया। मैं इसको फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट फॉर्म FRM का नाम दे रहा हूँ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। वैसे इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट अलहदा से भी है, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, फिर उन्होंने एक काम और किया, बल्कि दो काम किए। उन्होंने कहा कि यार एक टॉपिक ऐसा उठाते हैं जो कि BFD से रिमूव ही कर देते हैं और उठा के कहाँ ले आते हैं, MFA में। उस टॉपिक का नाम था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंगली ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो कि BFD का पार्ट था और पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था। उन्होंने इसमें से एलिमिनेट ही कर दिया और उठा के यहाँ पे ले आए। लेकिन यहाँ पे जब ये टेस्ट होता है ये इतनी डिटेल से टेस्ट नहीं होता जैसे BFD में टेस्ट हुआ करता था। अच्छा, उसके अलावा फिर उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने कहा कि यार ये जो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का टॉपिक है ना, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये CAF 8 में भी हुआ करता था और ये BFD में भी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि यार इसको BFD में से भी निकाल दो और CAF 8 तो हमने वैसे ही नहीं रखनी, इसको तो हमने CAF 3 बना देना है, इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना देना है। तो सर इन दोनों जगहों से क्या एलिमिनेट कर दें, बजटिंग यहां से भी और यहां से भी, एंड लेट्स प्लेस दिस टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ बात समझ आ रही है? ये किन किन चीजों का मर्जर है? इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज अ मर्जर ऑफ 3 एरियाज। नंबर 1 फाइनेंशियल एनालिसिस, नंबर 2 बिजनेस मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ आप रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हो। और उन्होंने कहा कि यार क्यों ना इसको एक डिफरेंट फ्लेवर दें और इसके अंदर एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दें, मैं अपनी ज़ुबान में कहूँगा घुसेड़ दें, और वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना QM, ये जो मैं कह रहा था ना कि आपका पुराना कुछ नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, एंड दैट इज बेसिकली योर व्हाट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अभी मैंने अभी कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं की, मैं अभी टॉपिक, स्ट्रक्चर, इनका वेटेज क्या है, अभी सब पे बात करनी है। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये किन किन एवोल्यूशन से गुजर के एक सब्जेक्ट बना। सो दैट्स हाउ दे हैव डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अब अगर मैं बात करूँ तो इस आपका जो MFA है, वैसे तो ICAP की ऑफिशियल ग्रेड इंशाल्लाह कुछ आगे चल के मैं आपसे शेयर भी करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि इसके 3 पार्ट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 2 बिजनेस मैनेजमेंट, नंबर 3 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, इस तरह से मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा और फिर हम टॉपिक वाइज चलते हैं, देखते हैं कि इसकी ग्रेड में क्या क्या है, फिर थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि एग्जाम में ये किस तरह से टेस्ट होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर तुम्हें बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हें यहाँ पे नज़र ही एप्लीकेशन नजर आएंगी। यानी कि होता ना कि जैसे रटाई चीज़ें बस वो याद कर जाओ तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हें MCQs भी टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, इसके अंदर तुम्हें केस स्टडीज़ भी नजर आएंगी, इसके अंदर तुम्हें कोई जो मॉडल्स तुम पढ़ के आओगे, अभी हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स की, सिर्फ नाम ही लूंगा, अभी पढ़ेंगे तो नहीं, तो उन मॉडल्स को अप्लाई करने के लिए तुम्हें कहा जाएगा। फिर उसके बाद इसी पेपर में कैलकुलेशंस भी होंगी। सो ये बड़ा वन ऑफ अ काइंड सब्जेक्ट है। इस तरह का सब्जेक्ट आपका
कैफ बॉडी में और कोई एग्जिस्ट नहीं करता. सो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड पेपर एंड आई मस्ट से कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. जैसे आमतौर पे कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो ऑल इन ऑल थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑल इन ऑल न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ होते हैं जो मिक्सचर ऑफ 2 हैं, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ 3 है. अकॉर्डिंगली इसको पढ़ाने के लिए भी जो ब्लेंड चाहिए वो टेक्निकली स्पीकिंग अनलेस के किसी के पास स्पेशलाइज्ड स्किल सेट ना हो तो ये आइडियली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ ये 3 टीचर्स को मिलकर पढ़ाना चाहिए. अगर आपने इसको, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आइडियली स्पीकिंग अगर किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि उमूमन ऐसे होता है कि जो बीएम पढ़ा रहा होता है वो उसका एक्सपर्ट होता है, वो आमतौर पे फाइनेंस की साइड नहीं देख रहा होता. इसी तरह से वाइस वर्सा स्टैंड्स ट्रू कि जो फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है उमूमन वो बीएम की चीज़ें नहीं देख रहा होता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि जो भी पढ़ा रहा है उसकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं. फिर एक तीसरा एरिया जो उन्होंने डाला हुआ है स्टैट्स का, अभी देखते हैं स्टैट्स में क्या है. सो नई चीज़ उसमें कोई नहीं है, वही चीज़ें हैं जो तुमने पहले पढ़ी हुई. तो मैं चलो अभी वो नहीं मिटा रहा ताकि वो एक लिंक तुम्हारे जहन में बना हुआ रहे. थोड़ा सा अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और इसकी ग्रिड पे बात करते हैं. लेट मी राइट द टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इंशाल्लाह इकट्ठा इसको डिस्कस कर लेते हैं. जी ये मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल ग्रिड आपके सामने प्रेजेंट की है. वैसे अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आई कैप का जो ऑफिशियल एक ग्रिड स्ट्रक्चर है वो इससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि पहली क्लास है मैं उस तरह से चलूँगा तो थोड़ा सा इट विल बी डेविएटेड फ्रॉम आवर मेन डिस्कशन. आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फर्स्ट क्लास दिस ग्रिड इज़ वेरी मच हेल्पफुल. जी 3 आपके एरियाज़ हैं. सबसे पहला आपका एरिया फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का है. इसमें जो प्लस माइनस करके जो टेस्टिंग होती है इस एरिया में से 40 to 60 की टेस्टिंग होती है. सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट, इससे देख के ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि दिस एरिया, दिस पार्ट कैरीज इम्पोर्टेंस. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद एक एरिया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है. इसमें 8 से 12 नंबर की टेस्टिंग होती है. किस तरह से होती है अभी मैं बात करता हूँ इस पर. अच्छा, उसके बाद जो बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया है इसमें 35 से 45 नंबर्स की टेस्टिंग होती है. अच्छा, ज़रा थोड़ा सा शुरू करते हैं, हर एक के बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. अच्छा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. ये वैसे इसके बारे में कहीं सुना है आपने, ये इस वर्ड के बारे में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल बजटिंग, कोई ऐसा वर्ड सुना हो पहले कभी किसी लेवल पे?
किसी सब्जेक्ट में, या किसी को बात करते सुनाओ? बात करते सुना? चलो इतना ही बहुत है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि जो आपकी कैफ 8 थी, इसके अंदर इट वाज प्रीवियसली द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो थी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसा ही समझ लो कि कैफ 3 के अंदर बस एडिशनल 4 टॉपिक्स थे। 4 टॉपिक्स कौन से थे? फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके अलावा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट टॉपिक था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, वो उन्होंने एक्सक्लूड ही कर दिया। तो पहले जो कैफ 8 थी, इट वाज नथिंग बट कैफ 3 प्लस 3 दीज 4 टॉपिक्स। तो पहले इसका हिस्सा बना करता था, तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन किया करता था। मैं अभी भी इंशाल्लाह, जब सबसे पहले मोस्ट प्रॉब्ली हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे कि जो हमारी बच्चे डिसीजन मेकिंग तुम पढ़ते हो ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग की ग्राउंड्स में, फाउंडेशन स्टोन में कौन सा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है? एनी वन ऑफ यू जो डिसीजन मेकिंग पढ़ते हो, उसकी ग्रास रूट लेवल पे, उसकी बुनियाद में कौन? रेलेवेंट कॉस्टिंग। परफेक्ट। ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है ना बेटा, आपके जो बिजनेस के जितने भी इंटरनल डिसीजंस हैं, वो किन उसूलों के तहत लिए जाते हैं? जब भी इंटरनल बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं, तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे फैसले करते हैं कि कॉस्ट को बेनिफिट से कंपेयर करते हैं। अगर बेनिफिट्स आउटवे कर जाएं, ज़्यादा हो, तो हम उस फैसले को ले लेते हैं, अगर अदरवाइज छोड़ देते हैं। ये मैं बड़ी मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो जब हमने ये तय किया होता है कि भाई कॉस्ट और बेनिफिट्स का एनालिसिस करना है, तो कॉस्ट और बेनिफिट्स कौन से लेने हैं? रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स। तो ये जो तुम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजंस पढ़ के आते हो, वो होते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जिनके साथ जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं, उनका स्पैन ऑफ टाइम सिर्फ साल के अंदर अंदर ही होता है, या वन ऑफ इन नेचर होते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? ये एक ऐसे डिसीजंस है जिनको लॉन्ग टर्म डिसीजंस कहा जाता है। ये कुछ ऐसे फैसले हैं बिजनेसेस के, हैं वही इंटरनल बिजनेस डिसीजंस, लेकिन ऐसे फैसले हैं कि जिनके साथ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स, एक साल से ज़्यादा स्पैन ऑफ टाइम पे मुहित होते हैं। एक साल से ज़्यादा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनके साथ अटैच होते हैं, और हमने फैसला क्या करना होता है, क्या इस बड़े से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इस चीज़ का फैसला करना है कि मैंने पेट्रोल स्टेशन खोलना है कि नहीं खोलना, आप खुद सोचें, पेट्रोल स्टेशन खोलना क्या 1 साल का एक प्रोजेक्ट होता है? आप भाई एक पेट्रोल स्टेशन खोलते हो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आपने इससे फ़ायदा हासिल करना है, इससे ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स रेवेन्यूज हासिल होंगे, और ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आप इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर कर रहे होगे। तो ये जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको जब इनके बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या इनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये बच्चा किस एरिया में डील होगा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये जो भी बिजनेस शुरू करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे, इसके लिए तुम्हें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, मुझे बताओ? शेयर्स और चलो थोड़ा डेट। चलो इन इजी टर्म्स, ओनर का अपना पैसा इक्विटी, या कर्ज डेट, ये 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मेन होते हैं। बाकी इसके अलावा हमने बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह बात करनी है जब हम इस एरिया में आएंगे। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की यहाँ बात होगी। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई सीधी सी बात है, ये कैपिटल और फाइनेंस एक ही चीज़ है। जो भी तुम कैपिटल रेस कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो भाई जो भी कैपिटल रेस करोगे, क्या ख्याल है, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अपेरेंटली जब हम इस हेडिंग को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी इतनी रॉकेट साइंस होनी है। भाई अगर मैंने इक्विटी फाइनेंस रेस किया है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड्स होती है ना। क्या ख्याल है, जब मैंने इक्विटी फाइनेंस रेस किया, शेयर इशू किए, इक्विटी फाइनेंस रेस किया, तो कॉस्ट क्या होगी बिजनेस की? ओनर्स को डिविडेंड्स पे करना है। इसी तरह से अगर आपने लोन उठाया है, डेट उठाया है, तो सर उसकी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना है। अपेरेंटली अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम इंशाल्लाह कैलकुलेशंस में जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना, इट कैरीज सम ट्रिक्स। ठीक है जी, उसके फिर सारे उसूल इंशाल्लाह हम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हल्की सी अगर बात करें कि एनी वन ऑफ यू वर्किंग कैपिटल क्या है? FR1 वर्किंग कैपिटल क्या है? कोई देसी जुबान में बताओ, वैसे बताओ। फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे मर्जी जो ज़हन में आता है बताओ। वो ना रटी रटाई बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं। डे टू डे चलें, दिस इज बेटर। यानी कि ऐसा कैपिटल बेटा जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू रन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ योर बिजनेस, जो
आपको चाहिए अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ एक बिजनेस की क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सर रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स को बेचना और फिर कैश रिसीव करना, ये आपका कोर बिजनेस साइकिल है। बात समझिए? तो ये देखो, जो आपको कैपिटल या जो फाइनेंस चाहिए इन ऑर्डर टू रन दीज कोर ऑपरेशंस ऑफ योर बिजनेस, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो अगेन इसको भी मैनेज करना एक हुनर है, हम इंशाल्लाह वहां पे चल के देखेंगे। क्योंकि होता पता क्या है, जब आप अपने बेटा सप्लायर से कुछ मटेरियल्स परचेज करते हो तो जाहिर है वो आपका कुछ क्रेडिट पीरियड ऑफर करता है। अब जब आपने ये मटेरियल ख़रीदा है तो आप इस मटेरियल को ख़रीद के आपको कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा कि इसको पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर इस फिनिश गुड्स को बेचोगे, और जब बेचोगे तो क्रेडिट पे बेचोगे, फिर ये डेटर्स में कन्वर्ट होगा, फिर डेटर से कैश में कन्वर्ट होते होते अच्छा खासा टाइम लगता है। कुछ नहीं तो मैं मिसाल लूँ तो 4 माह, मैं सिर्फ मिसाल ले रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि इतना ही लगे, मैं चलो 3 माह कह लेता हूँ। ये 3 माह बाद कैश वापस आपके हाथ में आएगा। लेकिन जो सप्लायर से आपने मटेरियल उठाया हुआ उसने आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ, कैश कहाँ से अरेंज करोगे? शॉर्ट टर्म तुम्हें स्पैन ऑफ टाइम में क्या कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि बिजनेस ऑपरेशंस चलते रहें, कहीं रुकावट ना आए, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स ना आए। इसकी मैनेजमेंट कहाँ सीखेंगे सर? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, ये बड़ा रूखा सर बड़ा खुश चीज़ है, ये हम वहीं देखेंगे जब हम सब्जेक्ट में जाएंगे, इस टॉपिक में जाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर बेटा ये वो वाला टॉपिक है जो कि BFD में है, इंशाल्लाह ये वहाँ पे भी पढ़ोगे तुम जाके, और वहाँ पे एडवांस लेवल पे है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं तो 70% ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। 70%, इट्स क्वाइट अ लॉट। ठीक है, टेस्टिंग लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल उसकी डिस्कशन की बात करें तो एक अच्छे लेवल पे उन्होंने टेस्टिंग यहाँ पे रख दी है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें बेटा फर्दर 2 एरियाज हैं, एक है करेंसी रेट का रिस्क, उसको मैनेज करना, और फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क, उसको मैनेज करना। करेंसी रेट का रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज़, भाई खुद सोचो, जो इदारे, जो कंपनीज इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करती हैं, उनकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स होंगे, लेकिन कौन से रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स होंगे? फॉरेन करेंसी। एग्री करते? जो कंपनीज इंपोर्ट करेंगी तो जाहिर है एक लायबिलिटी खड़ी होगी, एक पेएबल खड़ा होगा, लेकिन वो किस में डिनोमिनेटेड होगा? फॉरेन करेंसी में। इसी तरह से जो एंटिटीज एक्सपोर्ट करती हैं और उन्होंने क्रेडिट पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो उनके यहाँ बैलेंस शीट में रिसीवेबल खड़ा होगा, लेकिन वो किस में डिनोमिनेटेड होगा? फॉरेन करेंसी में। अब इसमें एक रिस्क है, किस किस्म का रिस्क है सर? अब जबकि आपने ट्रांजैक्शन की, जब आपने ट्रांजैक्शन की, इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, ये चलो मैं अभी सिर्फ इंपोर्ट की बात करता हूँ, मैंने इंपोर्ट कर ली और ये ट्रांजैक्शन हो गई $1000 की, लेकिन जब मैं इसको पे करने गया तो एक्सचेंज रेट कुछ और था। आज जब मैंने इंपोर्ट की $1000 की, तो डॉलर का रेट है सर 250 पर डॉलर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी पेमेंट करनी है आज से 2 माह बाद, 2 माह बाद पे करने गया तो पता चला कि डॉलर का रेट 280 हुआ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है कि यार फॉर ईच डॉलर आई विल हैव टू पे ₹30 मोर? सो इस रिस्क से कैसे अपने आप को बचाया जाए, हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हम करेंसी रेट का जो रिस्क है उसको मैनेज करना सीखेंगे। वो इसी के अंदर कवर्ड है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। टूल्स हैं, वो कौन से टूल्स हैं अभी छोड़ दो, मैं तो अभी सिर्फ तुम्हें मेन बातें बता रहा हूँ। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी है, वो भी एक एरिया है, उसको चलें वहीं चल के डिस्कस करेंगे, अभी के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, फिर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना, प्रैक्टिकली ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर टू अ गुड एक्सटेंट करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट भी। और ये तो कह लें कि आपका डे टू डे, इवन आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी अगर आप बेटा एनालिसिस करो तो आपके फादर, आपकी मदर, क्योंकि हर आपका जो हाउस होल्ड है ना, it is one domestic unit and that is considered to be a one entity, और हर एंटिटी के फाइनेंशियल मामलात होते हैं। हर एंटिटी अपना बजट बना सकती है, ज़हन में रखो। आपकी गवर्नमेंट दैट इज़ एन एंटिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एन एंटिटी, आपका ये इदारा जहाँ आप पढ़ रहे हैं दिस इज़ एन एंटिटी, आपका घर दैट इज़ वन हाउस होल्ड दैट इज़ योर एंटिटी। और हर एंटिटी के कुछ अखराजात होते हैं,
हर एंटिटी की कुछ इनकम्स होती हैं और अखराजात को पूरा करने के लिए हमें इनकम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम बजट करते हैं कि यार यही एक्सपेंसेस हैं, तो कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ से इनकम आएगी और कितनी आएगी, क्या इतनी आएगी कि हम लोग अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हर एंटिटी बजटिंग करती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हमने घर की बजटिंग नहीं सीखनी, यहाँ पे हमने कंपनीज़ की बजटिंग सीखनी है कि भाई कंपनीज़ जो हैं वो किस तरह से अपने बजट्स प्रिपेयर करती हैं, किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए फोरकास्टिंग करती हैं, उनको हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। आसानी के लिए आपको बता देता हूँ, आप इस एरिया में प्रॉफिट एंड लॉस का बजट बनाना सीख रहे होंगे, आप यहाँ पे कैश बजट बनाना सीख रहे होंगे। आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है उसकी बजटेड पोजीशन हम यहाँ पे बना रहे होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा भी अभी हम चूंकि उस एरिया में गए नहीं हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ अकाउंट होता है ना, वो भी आप जानते हो ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है। आप एग्री करते हैं? इनकम स्टेटमेंट इटसेल्फ हमें तो एक बड़ी सी पिक्चर नज़र आ जाती है ना, सेल से बात शुरू हो रही है, COGS माइनस हो रहा है, फिर GP बन रहा है, GP में से कुछ और चीज़ें माइनस हो रही हैं, सारे मामला आता है। ये इटसेल्फ कुछ कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। सेल्स कहीं से आती हैं, COGS इटसेल्फ उसकी एक स्टेटमेंट होती है। आप जानते हो COGS की पूरी स्टेटमेंट है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड सबसे ऊपर, डायरेक्ट लेबर, फिर ओवरहेड्स, ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बनाता है। फैक्ट्री कॉस्ट में फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एडजस्ट होते हैं, फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होते हैं, फिर जाके COGS बनता है। फिर उसके बाद GP कैलकुलेट होता है, फिर GP से नीचे हमें तमाम नॉन प्रोडक्शन खर्चे नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, जिसमें आपके फाइनेंस के खर्चे हैं, जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। तो देखो ये इनकम स्टेटमेंट भी इटसेल्फ कहीं ना कहीं से आ रही है और हर चीज़ का बेटा अलग बजट बनता है, फिर एक पूरा इनकम स्टेटमेंट का बजट प्रिपेयर किया जाता है। बहरहाल अगेन यहाँ के लिए मोर देन इनफ है ये जानने के लिए कि इस एरिया में क्या चीज़ कवर्ड है, ठीक। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट, सबसे पहला एरिया एक्सटर्नल एनालिसिस। आपको एक बात आइडेंटिफाई चले साथ साथ कर देते हैं बेटा, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स भी प्लस थ्योरी भी, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई कर देता हूँ वो जिसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स अंडरस्टूड सी बात है कि बाकियों में न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे इसके अंदर ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इट इज़ अबाउट थ्योरी, मैं T लिख रहा हूँ आगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यस टू सम एक्सटेंट, ये प्योरली थ्योरी है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। बाकी वैसे तो थ्योरी हर एक में होगी, मैं थ्योरी से मुराद यहाँ पे वो ले रहा हूँ कि जिसने बतौर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अभी करते हैं डिस्कस, मैं MCQs पे भी बात करता हूँ कि वो किस तरह की टेस्टिंग करता है। तो वैसे तो अगर वो चाहे, जैसे बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट है उसके अंदर उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से भी एक MCQ टेस्ट किया हुआ था, लेकिन अगेन उसके लिए आपको ऐसा कोई थ्योरी कोई रगड़ के पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर आपने न्यूमेरिकली चीज़ें अंडरस्टैंड की हुई हैं तो वो MCQ अटैम्प्ट करना इट वॉज हलवा ही था बिल्कुल, ठीक है। सो ये इसके अंदर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये दो मेन एरियाज हैं जिसमें से थ्योरेटिकल टेस्टिंग होती है और इसमें से अच्छी खासी होती है टेस्टिंग। इसमें में से भी रीसेंट अटेम्प्ट में मेरा ख्याल है 1 नंबर की टेस्टिंग हुई थी, उससे पिछले अटेम्प्ट में 2 नंबर्स की टेस्टिंग हुई थी, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क में से। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बेटा इट्स प्योरली थ्योरी, और थ्योरी से मुराद अगेन ये मैंने वो रटने वाली थ्योरी नहीं कह रहा, अगेन यहाँ पे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना इसलिए मकसद था कि ताकि बता दूं कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कोई नहीं है, ठीक है। इसमें सारी की सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है कि जाहिर है एक बिजनेस जब ऑपरेट करता है उसका एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, और आपने बेशुमार एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने होते हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में, जो कि आपके बिजनेस के डिसीजंस पे इफेक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली द वे इन विच यू ऑपरेट those factors affect those decisions, those factors affect those operations, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल, एक एनालिसिस यूज़ किया जाता है, शायद आप लोग इससे पहले भी फेमिलियर हों, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या है? इट बेसिकली इज द समेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ 6 फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल भी बोलते हैं, और लीगल फैक्टर्स। यानी कि इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि यार ये फैक्टर्स जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की
एक पूरी इकोनॉमी के अंदर कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इस बिजनेस को हिट कर सकते हैं, कौन से इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को हिट कर सकते हैं, सोशल कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल कौन से हैं। तो जिस बिजनेस में बेटा आप ऑपरेट करते हो उसके एक्सटर्नैलिटीज में ये फैक्टर्स बिजनेस को कैसे हिट करेंगे, कैसे इफेक्ट करेंगे, वो हम किस में सीखते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर। अच्छा, इंटरनल एनालिसिस में हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ्स की डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस की वीकनेसेस, बिजनेस को कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट्स का सामना है, कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी पोजीशन को मार्केट में मज़ीद कंपेटिटिव बना सकते हैं, कौन सी तरीके हैं जिससे हम अपने कंपेटिटर से के मुकाबले में कुछ एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, कोई एज हासिल कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन हमें इन दो टॉपिक्स में, मैं इन समेशन ही डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ इंटरनल एनालिसिस में मिलेगी, कुछ कंपेटिटिव फोर्सेस में मिलेगी। हम इन दोनों के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ का नाम ले लेता हूँ, लेकिन वो खौफजदा होने वाली बात है, रहने दें। मैं तो कहता हूँ जब हम इस चैप्टर में चलेंगे तो तब पढ़ेंगे, जितना अभी बताया मोर देन इनफ है। अच्छा, ये लास्ट एरिया एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये तुम यहाँ नहीं भी तो तुम पीछे भी कहीं पढ़ के आए हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तुमने PRC में I2B में पढ़ा हुआ है कि जो एथिक्स के इश्यूज हैं पढ़े हुए हैं, क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, कौन से हैं? ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो वही चीज़ें एग्जैक्टली। तो ये एथिकल डिसीजन मेकिंग में हम उन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एप्लीकेशन होगी। यानी कि आपको सिनेरियो बताया जाएगा कि मिस्टर ABC है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, और जिसके लिए काम कर रहा है उसने माजी में उसके ऊपर बड़े एहसानात किए थे, और अब आपको कहा जा रहा है कि इस एंटिटी की कुछ इवैल्यूएशन करें। कौन से एथिक्स हैं जो कि यहाँ पे वायलेट होने का खदशा है, बताएं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपको पूरा मौका दिया जाएगा, अच्छे खासे हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे ताकि हम लोग इसकी एप्लीकेशन सीख लें, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में नज़र आएंगी। यहाँ पे भी हम दो मॉडल स्टडी करेंगे, एक को बोलेंगे टकर्स मॉडल, एक AAA मॉडल। अगेन छोड़ दें, अभी सिर्फ नाम लिया है, ठीक है। अच्छा ले सर, अब बाकी बचता है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखूंगा और वो आपने पहले पढ़ी होंगी। लो बता दिया आपने, मीन, मीडियन, मोड। मैं जरा एक दफा लिख लूं पहले, फिर एक दफा बात करते हैं। पढ़ा हुआ सारा पढ़ा हुआ, कोई मना कर ही नहीं सकता, कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने पहुंच नहीं सकते तो QM नहीं पढ़ी, QM नहीं पढ़ी तो ये हो ही नहीं सकता ना पढ़ी हो। सर आपने ये पढ़ रखी है, लेकिन अलग बात है MCQs कितना टेस्ट होता था वहाँ पे, ऐसा ही है। अच्छा इससे पहले जो AFC था उसमें भी ऐसे ही टेस्ट होता था ना ये? ओके। और इसकी क्या कितने मार्क्स का टेस्ट होता है? 100 का है, 50 का नहीं है? अच्छा चल। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शायद ये तुम्हारे लिए नया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी पढ़ा हुआ है, चलो ये तो और भी गुड हो गया। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अच्छा, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वन ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं। ये कुछ टेस्ट के तरीकेकार हैं, F टेस्ट, T टेस्ट, G टेस्ट है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, फिर chi स्क्वायर टेस्ट है। फर्क पता क्या होगा, अब बिजनेस मॉडल्स तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, वही डाटा होगा। बस ऐसे ही समझ लो जैसे तुम बचपन में जब पहली जमात होती थी तो पढ़ते थे कि 55 + 15 = कैलकुलेट करके बताएं 70।
फिर जब एक स्टेप आगे आता था तो फिर वो एक अमजद होता था, वो कहता था कि उस मेरे पास मैंने को 55 पाइनएप्पल खरीदे हैं और मैंने 15 और ख़रीद लिए हैं, तो बताएं कितने। बस वो मैंने अभी भी कल परसों मीम देख रहा था कि वो एक बंदा था जो कि ना शॉपिंग कार्ट के ऊपर वाकई उसके 64 पाइनएप्पल्स थे, यानी कि किसी जगह पे किसी शॉपिंग स्टोर पे गया हुआ था तो 64 या 65 पता नहीं उसके पाइनएप्पल्स थे, तो उसके नीचे लिखा हुआ था फाइनली हमें वो बंदा मिल गया जो कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में मिलता था कि ये मिस्टर अमजद है और ये 64 पाइनएप्पल खरीदे हैं। यानी कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स की हद तक बातें होती थी। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही है कि वही चीज़ है जो तुम लोग पहले बेसिक कैलकुलेशंस की सूरत में सीखते थे, अब वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में तुम्हारे पास प्रेजेंट होगा और हम तुमने वही एग्जैक्ट वही तरीक़ेकार है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर किसी से नहीं भी पढ़ा हुआ तो तुम खुद भी कर सकते हो इसको, जस्ट टेलिंग यू कि इसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल वही है। यानी कि जो भी तुम्हें जिस तरह से भी पढ़ाएगा उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि पहले वो कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करवा दे और उसके बाद हम उसको अप्लाई कर लें। सो आई डोंट थिंक सो कि इट विल टेक मोर देन 4 to 5 क्लासेस ऑफ 1 hour 15 minutes ईच, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। स्ट्रक्चर के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो बताएं, या अभी तक ये जो हल्की फुल्की सी डिस्कशन की हुई है, अभी मजीद डिस्कशन है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी तक के लिए कोई सवाल किसी का हो। आपके किस किस सब्जेक्ट में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है सेक्शन वाइज? सब में? सीएमए में तो है ना, वो तो मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था कि R1, R2, सी लॉ, बी लॉ इनमें है? ठीक है, अच्छा, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। चलें जी, ये भी फिर चूंकि ये तकरीबन कह लें कि बड़ा भाई है, दूर दूर का शायद ख़ानदान का ही बंदा है सीएमए का, तो इसलिए इसमें भी 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए एक बी। सेक्शन ए में 2 तरह के सवाल टेस्ट होते हैं, एक एमसीक्यूज और दूसरा आपका केस स्टडीज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि प्राइमरीली थ्योरेटिकल होंगे, लेकिन इसमें स्टैट्स का पोर्शन भी टेस्ट हो सकता है, इट्स प्रोबेबल। इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि किस तरह की चीज़ें टेस्ट होती हैं, किन एरियाज में से, बीएम में से स्टैट्स का सवाल भी टेस्ट हो सकता है, एक इसकी टेस्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी इस सेक्शन में है, ऑल्दो अभी तक ये एज एन एमसीक्यू ही टेस्ट हुआ है, लेकिन थ्योरेटिकली में भी वो डिस्कस अगर करवाना चाहे, ज़्यादा नहीं 2-3 नंबर का, तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क से भी आ सकता है। मतलब प्राइमरीली तुम्हारा ये जो पोर्शन है वो
थ्योरी बेस पे होगा। हाँ, जहाँ तक एमसीक्यूज का ताल्लुक है, इसमें एग्जामिनर के पास खुली छूट होती है, वो चाहे तो किसी भी आपके टॉपिक से एमसीक्यू टेस्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो चैप्टर्स जो कि थ्योरी के साथ रिलेटेड होते हैं उससे वो ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, जो आपका ये वाला बच्चे सेक्शन है, सेक्शन बी, ये सारा न्यूमेरिकल है। अभी तक मैं जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है सारा का सारा वो कहाँ फेंक देता है, सेक्शन बी के अंदर। और ये डेफिनेट सी बात है, हमारा चूंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है ही कहाँ पे, ये, तो सारी का सारा यहाँ पे टेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तुम्हें इधर नजर आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ नजर आएगा, वर्किंग कैपिटल यहाँ नजर आएगा, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ नजर आएगा, और ये भी यहाँ पे नजर आएगी। हाँ, टेस्ट कौन से होते हैं जरूरी नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में ये वो सारे टेस्ट कर दे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि यार इसकी वेटेज कितनी है और उसमें से उसने क्या टेस्ट करना है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। अभी तक जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि ये भाई साहब हर दफा टेस्ट होते हैं। एक अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल टेस्ट हो जाती है, दूसरे में बजटिंग हो जाती है, बस ये आपस में शिफ्टिंग होती रहती है। अभी तक 3 ही तो पेपर है, अभी कुछ ट्रेंड एनालिसिस अच्छे वाला नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई चीज़ खबरदार कोई छोड़ने छूड़ने की बात की तो सारा करना है। तो ये तो वैसे ही मैं अभी आपसे एक शेयर कर रहा हूँ कि एक एनालिसिस और ट्रेंड जो है वो क्या कहता है। तो 55 मार्क्स ऑन एवरेज, 55, 56, 57 शायद सेक्शन ए की टेस्टिंग होती है, और सेक्शन बी की इसी तरह से 45 में भी, इससे थोड़ी एक्सीड भी कर जाए तो इतनी एक परसेंटेज टेस्टिंग जो है वो सेक्शन बी से देखी गई है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है इसका। अगेन सारे अटैम्प्ट करने हैं। एक आध अटैम्प्ट आई थी बीच में, मुझे याद पड़ता है मे बी 2013-14 में कि जब इन्होंने चॉइस इंट्रोड्यूस की थी, मेरा ख्याल है 1-2 अटैम्प्ट ही थी, उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दी थी। बहरहाल इसमें भी ऐसा ही होगा, 10 एक सवाल देखे गए, अभी तक 9-10 सवाल आते हैं और ये सारे के सारे आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। बाकी उसूल इसमें वही हैं, ब्लैक पेन, उरा परा, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि कपड़े ढीले पहन के जाएँ, ये करें, जो जो बाकी चीज़ों में यही है ना, जो मोटिवेशनल लेक्चर्स यही होते हैं, और क्या होता है, यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो बाकी सारे उसूल इस पर वही अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, तो वैसे अगर सीक्वेंस में देखें तो ये पहले इसका एग्ज़ाम डेट बनती है, इसके बाद सीएमए की डेट बनती है। यानी कि मेरा ख्याल है इसका अगर वीक से शुरू हो तो वेडनेसडे की डेट इसकी बनती है और थर्सडे की डेट जो है वो सीएमए की बनती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अब इस पे कोई डिस्कशन हो, कोई सवाल किसी बच्चे का हो, स्ट्रक्चर में, कोई ओवरऑल एग्जाम पैटर्न में, कोई एग्जाम पेपर स्ट्रक्चर के हवाले से मैं कह रहा हूँ। अब हम अपनी ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि हम लोग इसको कैसे लेके चलेंगे। कोई सवाल किसी बच्चे का? एनीवन प्लीज। सॉरी, नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये 6 सवाल जो हैं वो सेक्शन ए से टेस्ट होते हैं, ये देखा गया। इसमें मे भी एक आध प्लस माइनस हो जाए, और 4 एक सवाल टेस्ट होते हैं न्यूमेरिकल में से, विच कलेक्टिवली मेक्स अ टोटल ऑफ अराउंड 45 मार्क्स। मैक्सिमम जो कोई सवाल टेस्ट किया जाता है, किसी सवाल की जो मैक्सिमम वेटेज होती है वो 15-16 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। इससे पता भी चलता है कि आपके लेवल पे वो जब टेस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपेक्टेड नहीं है। मे बी 17 तक चला जाए कोई सवाल, लेकिन इससे ज़्यादा आई डू नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि उसकी रीज़न है उसने ये पेपर ऐसा है कि वो काफ़ी सारे उसके पास एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं टेस्ट करने को, उसने हर एक को छेड़ना होता है। तो ऐसा नहीं करेगा कि यार एक ही को टेस्ट करें और उसी में 20 नंबर टेस्ट कर जाए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमने जब सवाल करने हैं, हमने ये चीज़ नहीं देखनी। हम लोग जब इंशाल्लाह सवाल करेंगे, जब कोई कैफ 8 का सवाल करेंगे, डेफिनेट सी बात है, तो अगर वो 20 नंबर का है तो सर हम 20 नंबर का करेंगे, क्योंकि होगा पता क्या, जब वो इस लेवल पे टेस्ट करेगा तो नंबर्स कम होंगे, एक तो एडजस्टमेंट्स निकाल देगा, और उसने क्या करना है, तो हम उसकी वजह से एक सवाल क्यों छोड़ दें, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि जब आपके लेवल पे टेस्टिंग होगी, इट्स एक्सपेक्टेड। जैसे बजटिंग तुम्हें मैं बताऊं तो कैफ 8 में वो 20-20, 22-22 नंबर की बजटिंग टेस्ट करता था, उसने इतनी हार्श लेवल पे बजटिंग की टेस्टिंग ले गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे अभी भी याद है कि कैफ 8 का जो 2020 और 2021 की अटेम्प्ट थी, उसके अंदर मॉड्यूल एफ की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनल लेवल का बजटिंग का सवाल उसने नंबर सिर्फ चेंज करके उसने कैफ 8 में टेस्ट किए हुए थे, और वो 20, 21, 22 नंबर का बजटिंग का सवाल। लेकिन आपके लेवल पे जब वो टेस्ट कर रहा है, अव्वल तो एक ही दफ़ा टेस्ट हुआ है तो 12 नंबर का है, तो अगेन 12, 13, 14, 15, 16 तक मैक्सिमम शायद एक्सपेक्टेड है। मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके कि क्यों इतने की एक्सपेक्टेड है। तो ये बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 और 4। करें जी डिस्कस आगे, चले। कब इंशाल्लाह अपीयर हो रहे हैं हम? सितंबर, इंशाल्लाह सितंबर में अपीयर हो रहे हैं।
तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि 31 जुलाई को इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। अगेन इसमें थोड़ा सा लेवरेज रखिएगा 2-3-4 दिनों का, और उसकी एक रीज़न है कि ये जो अटैम्प्ट आती है ना हर साल के बाद, इसमें छोटी ईद की भी छुट्टियां आती हैं, इसमें बड़ी ईद की भी छुट्टियां आती हैं, और अब चूंकि रोज़े पीछे आ गए हैं, शायद आशूरा भी आए, शायद की वैसे मुश्किल लग रहा है, मे भी आए, मे भी वाली बात है, अगले में तो शायद आ जाएगा, अगले वाले साल में तो इसलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रखिएगा कि मे भी बात 3-4 अगस्त तक चली जाए, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कम से कम बच्चे को जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले 1 महीना मिले, ताकि जो भी उसने पढ़ रखा है उसकी रिवीजन कर सके, मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो मज़ीद प्रैक्टिस कर ले, ताकि वो अपने मामलात अपने लेवल पे देखे, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, जहाँ तक स्केड्यूल का ताल्लुक है वो तो आप जानते हो 6 डेज़ अ वीक है, टाइम भी तुम्हें मालूम है यही रहेगा, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आएगी। मुश्किल है मैं आगे जाके इसका टाइम भी एक्सटेंड वगैरह करूँ, बहुत मुश्किल है, संडेज़ में वैसे नहीं ऑन करता, ठीक है जी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी हर चैप्टर के लिए बेटा, हमने हर टॉपिक पे सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ लेनी है, सबसे पहले उस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसको समझेंगे, और फिर मेरी कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे सवालों से उस कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ को डेवलप करें, एंड एक एक करके हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे और सवालों के ज़रिए से करेंगे। और इंशाल्लाह जब हम एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर हम पास पेपर्स करना शुरू करेंगे, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो आपका तो खैर MFA है, इसमें तो खैर 100% ही कवर हो जाएंगे पास पेपर्स, लेकिन उसके अलावा भी हम अच्छी खासी पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा चूँकि अभी ये सब्जेक्ट इतना बेटा मेच्योर नहीं हुआ, 3 ही तो अटैम्प्ट्स हुई हैं, तो मैंने इस जो अभी मैं किताब पे भी बात करता हूँ, तो मैंने ACCA और जो दीगर बॉडीज़ हैं उनके भी कुछ सवाल जो हैं वो उठाए हैं एथिक्स के लिए, और इसके अलावा जो और भी कुछ आपके एरियाज़ हैं, जैसे इसके अंदर कुछ मॉडल्स का भी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, तो उसके कुछ सवाल मैंने कोशिश की हैं कि हम वो भी अटैम्प्ट करें ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ और डेवलप हो। तो हर टॉपिक में यही तरीक़ाकार होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना थ्रू स्मॉल क्वेश्चंस, एक एक करके कॉम्प्लेक्सिटी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, और फिर इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम एक कोई काम ऐसा कर लें, लेकिन इसमें इस वजह से शायद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास ना नंबर ऑफ़ पेपर्स बहुत थोड़े हैं, 3 हैं, वो इन द कोर्स ऑफ चैप्टर्स ही डिस्कस हो जाएंगे। वरना मैं बच्चों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा बात बताता हूँ कॉस्ट में तो मैं ख़ास तौर पे ये बात करता हूँ, और वो ये बात है कि एक तो तुम्हारी ना प्रैक्टिस इस चीज़ की है, एक तो प्रैक्टिस इस चीज़ की है कि यार कॉन्सेप्चुअली हम अपने इस सब्जेक्ट पे हमारी गिरफ्त है या नहीं। एक तो ये चीज़ है कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई सवाल दे दिया जाए मैं कर लेता हूँ, ठीक, भावें 5 घंटे कर लेना लेकिन कर लेना। एक तो इस चीज़ की स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा आता है और आपको कोई सवाल दिया जाए आप उस पर अप्लाई कर लेते हो, गिवन टाइम में करते हैं या नहीं, स्ट्रेस पे काबू पाते हैं या नहीं, नर्व्स पे कंट्रोल करते हैं या नहीं, इसकी प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता। इसकी प्रैक्टिस पता कहाँ करते हैं? पेपर में। और पेपर से निकलते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 60 नंबर का हुआ है, सिर्फ 70 नंबर का हुआ है। क्यों? कभी जहमत ही नहीं की कि टाइमर रख के सवाल करें। और अगर ये भी नहीं कर सके तो कोई भी बच्चा ये नहीं करता, मॉक तो अक्सर नहीं देता ना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप बेटा एक पेपर रिजर्व करके बैठो और उस पेपर को पूरे 3.25 घंटे में आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में खुद सॉल्व करें, सोल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, उससे कंपेयर करो। क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस बेटा आप कब करोगे कि तुम्हारे सामने एक पूरा जिन आया 3.25 घंटे वाला, सारे 10 सवाल इकट्ठे मुंह उठा के आ गए। पहले तो तुम ये करते थे ना कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है, उसको तुम्हें पता होता था कि ये सवाल किसका है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। फिर तुमने बजटिंग का चैप्टर खोला है, उसके अंदर सवाल है, तुम्हें पता है ये किसका है, बजटिंग ज़ेन बना हुआ है भाई, अभी तुम नोट्स पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता है बजटिंग करने बैठा हूँ। लेकिन जब एक पेपर तुम्हारे सामने आया है, 10 हैं, इसमें टाइम की तकसीम कैसे करनी है, पहला कौन सा चुनूँ, टाइम कम है, 15 मिनट है, कैसे इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहला कौन सा चुनूँ, चुन लिया, अच्छा ठीक है अब इसको पढ़ना शुरू करें। उसको सॉल्व करना शुरू किया, टाइम देखा, ओए इसके लिए तो 35 मिनट थे तो पौना घंटा हो गया, अब क्या करें, इधर ही रहूँ या आगे चलूँ, चलो मेरा ख्याल छोड़ देते हैं आगे। इसकी प्रैक्टिस कब करनी है सर? कोई नहीं करता। इसलिए मैं कॉस्ट में तो मैंने ये स्ट्रेटजी इस दफ़ा इंट्रोड्यूस की है कि जब मैं इंशाल्लाह पूरी कॉस्ट ख़त्म करूँगा तो एक पास्ट पेपर रीसेंट या उससे पिछला वो मैंने पूरा 1 गो में क्लास में सॉल्व करना है, ताकि हम इस चीज़ को भी डेमोन्स्ट्रेट करें कि पेपर में बैठोगे तो कैसे टाइम की तकसीम करनी है, कैसे सवालों को चुनना है, किसको पहले किसको बाद में, 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे होगा, सारी चीज़ें। यहाँ पे इसलिए मुश्किल है कि 3 सारे तुम्हारे पास पेपर हैं,
जब तुम्हारे चैप्टर्स होंगे तो मैंने वहाँ पे उसको वैसे ही कवर करवा देना, तो फिर शायद ना बचे। लेकिन अगेन मैं इसमें ये आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये तुम सबको पता है कि जब एंड वाले दिन होते हैं तो बेशुमार मॉक्स होते हैं मार्केट में, उसको अटैम्प्ट किया करें। छोड़ दें किसने भी बनाया, जिसने भी बनाया अटैम्प्ट कर लें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो जिस मर्जी इदारे का मॉक हो, आई कैप के पास पेपर से अच्छा कोई मॉक नहीं होता। आई कैप के पास पेपर से अच्छा मॉक कोई नहीं होता। यहाँ मजबूरी ये है कि हमारे पास चूंकि इतना एम्पल पास पेपर्स है नहीं, तो ये वाला काम शायद करना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कोई अल्टरनेटिव तरीका इसका कोई ढूंढा जाए, कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट्स सुन लें कि इस पेपर को पास करने के क्या हैं, कमो बेश वही हैं जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं शेयर करता हूँ। एक क्या, चूँकि पिछले दिनों पता नहीं कोई एक वो मीट योर मेंटोर वाला सिलसिला चल रहा था, मैंने उसमें भी बताया था कि पेपर ने आना है अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी आपकी एक मुनासिब अच्छी होनी चाहिए, मजबूरी है। फिर उसके बाद बच्चे इसको तो इस पॉइंट को तो इग्नोर ही कर देते हैं ना कि हम जो कहते रहते हैं कि माइंड फ्रेश होना चाहिए, वो इस वजह से होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे, लेकिन पेपर के अंदर जो सिचुएशन आनी है वो तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज आएंगे, नए सिनेरियोज होंगे। आपने उसको पढ़ के एनालाइज करके और अपना माइंड पे अप्लाई करना होगा। माइंड साहब फ्रेश ही नहीं है तो वो माइंड साहब ने आपकी क्या मदद करनी है पेपर के अंदर 3.25 घंटे में। सो ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये पेपर बेटा अप्लाइड है। एक तो होता है ना नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग, अच्छा नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग भी होती है, ये मैं बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही नहीं होगी, होती है, नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, लेकिन अप्लाइड है ये पेपर बहुत ज़्यादा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ एंड देन एप्लीकेशन इन कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चंस के ऊपर, ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स बातें जाएंगी तब बात बनेगी, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। यानी कि आप पहला काम कहो कि जी पास पेपर्स कर जाऊँ, यार मैं अभी तैयारी करने बैठा हूँ, चलो पास पेपर्स कर लेते हैं, पास पेपर्स करके तो बात बन जाएगी, कॉन्सेप्ट्स को मारो गोली। इससे तुमने पता क्या किया है? अगर तुमने सिर्फ पास पेपर्स किए हैं तो तुमने सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि यार पास पेपर, तुमने यूँ समझ लो कि पास पेपर्स को करना सीखा है, तुमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। तुमने पता क्या करने की कोशिश की है कि यार अगर इसी तरह का पास पेपर दोबारा आ गया ना तो मैं कर लूँगा, इसी तरह का। उन्हें आना कोई नहीं, क्या ख्याल है? उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी है। फिर देखो मैंने पिछले दिनों जो बात कर रहा था कि बच्चे पास पेपर से कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं, इसकी रीज़न है, पता क्या रीज़न है? सर अभी कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो पास पेपर में टेस्ट नहीं हुए, कंप्लीटनेस कहाँ से इंश्योर करेंगे कि तुमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया? फिर कुछ पास पेपर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर या सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है, जिनके या सवाल के अंदर या आंसर में कोई ना कोई एरर है, ठीक, वो एरर वाले ही भाई साहब कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। फिर उसके अलावा बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि जेनेरिक कॉन्सेप्ट से हट के होते हैं, यानी कि उनका ताल्लुक सिर्फ उस क्वेश्चन की डोमेन तक होता है, क्वेश्चन के बाहर उनको जनरल कॉन्सेप्ट नहीं कहा जाता। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि यार जनरली ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अप्लाई करना है, लेकिन अगर कहीं सवाल में कहता है नहीं इस सवाल के लिए तुमने इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है, ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है इस सवाल तक हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन मुझे पता है जनरली क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो पास पेपर से कॉन्सेप्ट नहीं बनाए जाते। कॉन्सेप्ट बेटा कहाँ से बनाए जाते हैं? जो क्लास में आपके साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन की जाती है, आपके साथ कॉन्सेप्ट्स आपको कन्वे किए जाते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है ऑन टू द क्वेश्चंस, ऑन टू द पास पेपर्स। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट्स करके उसके बाद सवाल हल करेंगे, हम पता अपनी किस एबिलिटी को पॉलिश करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने आ गए हैं। यस, अगर हमें अप्लाई करने आ गए हैं और मैं विद इन टाइम एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेता हूँ इस सवाल में, मेरी तैयारी अच्छी है। कतन इस चीज़ को अपना KPI नहीं बनाना कि मैंने अगर ये रिसेंट एग्जाम का पास पेपर कर लिया ना तो मैं चैंपियन हूँ, ये तो किसने कह दिया तुम्हें? कतन नहीं। अगर तो ये अप्रोच है ना तुम्हारी, तो फिर सारी बॉडीज जो है ना ACCA, सीमा, ICAW, ACA, सब के पास पेपर पूरे करके जाओ। अगर तुमने ये वाली अप्रोच यूज़ करनी है कि जिस पास पेपर से अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं, फिर तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनना चाहिए, जबकि तुमने एक मंतकी ये बना लिया कि पास पेपर जब तक नहीं होंगे उसी से कॉन्सेप्ट बनने हैं, तो फिर सर उससे अगर तैयारी इंश्योर करनी है फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सर तरीका ये होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता हो, उसके बाद भले ICAP का सवाल रख दिया जाए तुम्हारे सामने, भले ACCA का रखा जाए, भले ICAW का, तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास पेपर जो है उससे कॉन्सेप्ट बना लिया और फिर बैठ गए जनाब मुझे तैयारी मेरी हो गई, पूरी हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और प्रेफरेंस किसको है, किसके पास पेपर्स? ICAP। अभी तो मैं इसलिए भी करवाऊंगा ना क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है।
तो इसलिए मजबूरी है कि हमें साथ उस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए दीगर बॉडी से भी कुछ सवाल होने चाहिए और हम उसको कर रहे हों। कुछ ऐसे, अब हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, चूंकि ये कैफ 8 की जीनत बना रहा है बड़े अरसे, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे खासे सवाल हमारे पास हैं, इसमें अवेलेबल है, टेंशन ही कोई नहीं है, बड़ा मवाद अवेलेबल है, इसमें बहुत मवाद अवेलेबल है, इसमें भी मवाद अवेलेबल है, हर एक में। कुछ हैं जिसमें नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बजटिंग में तो रश लगा हुआ है, सर आप छोड़ ही दें। तो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें बड़े अच्छे हमारे पास अपनी बॉडी से ही क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, जहाँ नहीं है कोई मसला नहीं है। तुम्हारी आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। किताब की बात सुन लें, किताब मेरी अपनी ऑथर्ड है, हम उसी को फॉलो करेंगे पूरी की पूरी। मैंने उसमें से कोई ये जो इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, कोई मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हारी आई कैप स्टडी टेक्स्ट का नहीं छोड़ा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, उसको कोशिश की है आसान वर्ड्स में लिखूं, और साथ मैंने इवन एडिशनल डिटेल्स दी हैं, कम नहीं रखा, उससे एडिशनल डिटेल्स ही दी हैं, और उसी तरह से है, उसी अंदाज में है जैसे हमने क्लास में लेक्चर्स को लेके इंशाल्लाह चलना होगा। और मैंने अगेन आई कैप स्टडी टेक्स्ट का कोई जो उसके अंदर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है वो भी नहीं छोड़ा, मैंने सारे उसके अंदर रखे हैं। उसके अलावा पास पेपर जो हमने सारे करने हैं वो सब उसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं अलॉन्ग विद द सोल्यूशंस, और वो जो सोल्यूशंस हैं वो ज़ाहिर है सजेस्टेड आई कैप वाले हैं। जहाँ कहीं मुझे लगा कि ये सोल्यूशन स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है या इसमें एरर है, मैं इंशाल्लाह वो आपको शेयर कर दूंगा। तो अगेन सवाए एक्सटर्नल एनालिसिस वाला ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसके अंदर एक तो एरिया है केस स्टडी का, जिसमें हमने क्या करना है जी, पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है, और एक इसमें से टेस्टिंग होती है कॉन्सेप्चुअल, वो भले एमसीक्यू से टेस्ट कर ले, भले वो वैसे कोई आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछ ले। इसको बेटा कवर करने के लिए हमने आई कैप स्टडी टेक्स्ट के फर्स्ट 5 चैप्टर्स करने हैं, ये मैं वहीं से करवाऊंगा। और जो केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है उसके लिए मैंने चैप्टर अपनी किताब में रखा हुआ है, वो मैं अपनी जो पर्सनल बुक है उसको यूज़ करेंगे, और उसके ज़रिए से हम सीखेंगे कि यार अगर एक बिजनेस का सिनेरियो मुझे प्रेजेंट किया जाता है तो क्या मैं उस पर पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो हम यहाँ से सीखेंगे। और जो हमारा जो वैसे पेस्ट एनालिसिस के ऊपर आई कैप स्टडी टेक्स्ट के पहले 5 चैप्टर है वो हम वहाँ से कवर करेंगे। इसके अलावा सारा कंटेंट मैंने अपनी किताब में प्लेस किया हुआ है, अवेलेबल वहीद बुक हाउस के पास है, वो जो फिरोजपुर रोड पे नहीं ICMA की बिल्डिंग के साथ, सो इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर, आप वहाँ से ले सकते हो। मुश्किल है, मैं आज उनसे कंफर्म कर लूँगा, और मेरा ख्याल है अभी अवेलेबल है उसके पास, मैं अभी आज अपडेट लेनी है मैंने। और व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली ऐड हो जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आप जानते हो ये इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस के सारे सवाल जवाब ख़त व किताबत तमाम की तमाम उन्हीं ग्रुप्स के ज़रिए से अंजाम पा रही होती है। मैंने कोई सोल्यूशन शेयर करना होगा जो कि अपना ड्राफ्ट किया हुआ है मैं वहीं से करूँगा, कोई अनाउंसमेंट्स हैं वहीं से होंगी, आपके कोई सवाल हैं वहीं से होंगे। सवाल जवाब का सुन लें, मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको कोई किसी एरिया में मसला आता है, ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है पूरे साथ साथ चलनी है ये बात, तो आपको किसी एरिया में कोई मसला आता है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आपने सवाल अटैम्प्ट किया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, आप स्क्रीनशॉट लें, मुझसे शेयर कर लें। मैं कोई 12 घंटों में से 1 घंटा स्टूडेंट्स के लिए रखता हूँ, वो फिर मैं बल्क में उसको प्रोसेस कर लेता हूँ, ठीक है। बल्क प्रोसेसिंग होती है, बैच प्रोसेसिंग पड़ी हुई है, तो बैच प्रोसेसिंग करता हूँ मैं, 1 घंटे में इकट्ठा ही जवाब, बाज़ औक़ात उसी भी वक्त भी जवाब दिया जा सकता है। मारल आप अगर रात को 3 बजे आपको दिल किया कि सवाल करें, सवाल कर रहे हैं, मसला आ गया, आप पोस्ट कर सकते हैं, मैंने कौन सा उसको जवाब दे देना ठीक है ना, तो मुझे आप पोस्ट कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश होती है मे बी चंद और में रिप्लाई आपको आ जाएगा, तो आप उसमें कोई मसला इंशाल्लाह आपको नहीं होगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। एनी क्वेश्चन, सवाल है तो बताएं। वो मैनेजमेंट से पूछना, उन्होंने बनाया हुआ, मुझे भी नहीं ऐड किया अभी तक उन्होंने, हैं? अच्छा 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 चलो, मैं इसको रीस्ट्रेटजाइज करूंगा इस दफ़ा। लास्ट मैंने सिर्फ फाइनेंस का पोर्शन किया था, मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मैं 2-3 मसरूफियात थी मेरी, मैं फिर नहीं लेके चल सका। उससे पीछे भी मैंने ये सारा पोर्शन करवाया था, और वहाँ से मैंने सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस करवाया था लेकिन इस दफ़ा हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंशाल्लाह पूरा MFA आपको खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। फाइनेंस का पोर्शन भी, मैनेजेरियल पोर्शन भी, यानी कि ओवरऑल एज अ होल ही। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा कुछ यूँ मामला करें कि जब हम शुरू हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं।
पढ़ाने का अंदाज़ हर एक अपना होता है, अपनी जगह सारे सही पढ़ाते हैं। तो लेकिन मेरे नज़दीक, चूँकि मैंने आगे BFD में भी पढ़ाना होता है, तो ये तीनों टॉपिक्स आपके टेक्निकली स्पीकिंग इंटरलिंक्ड हैं। जब हम तीन को कर लेंगे, शायद मैं उसके बाद फिर थ्योरी पे शिफ्ट हो जाऊँ, कि फिर एक चैप्टर वहाँ से कर लें, एक पोर्शन वहाँ से कर लें, ताकि आपका साथ साथ थ्योरी भी हो जाए, साथ साथ फाइनेंस भी हो जाए। देखेंगे जो हमें बेहतर लगी स्ट्रेटजी। इन द एंड कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह तुम्हारा 31 जुलाई, 1, 2, 3, 4 अगस्त मैक्सिमम तुम्हारा इंशाल्लाह तब तक वाइंड अप हो जाएगा। टेस्ट आपके इंशाल्लाह जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसका टेस्ट रखा जाएगा, और टेस्ट जब आप देंगे तो उससे अगले दिन इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन होगी। और टेस्ट का जो जहाँ तक देने का ताल्लुक है वो आपको मैनेजमेंट बेहतर गाइड कर सकती है। मेरा ख्याल है कोई इधर कोई THEA का मामला होगा, टेस्ट होंगे और कोई रूम भी होगा, ऐसा वैसा कोई मामला, तो बहरहाल जो भी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह जब तुम लोग वाइंड अप कर लोगे इस सिलेबस को, तो फिर उसके बाद मॉक का मामला है, वो जो इनका स्केड्यूल शेयर्ड होगा उस हिसाब से तुम्हारा मॉक रख दिया जाएगा। फिर आप लोग अपनी जो है अपीयरेंस मेक श्योर करेंगे सितंबर में MFA की। क्या डेट बन रही है? एनी वन? सितंबर का पहला वीक देखो ना, ज़रा कैलेंडर खोलो। एग्ज़ाम डेट देखो ना, पहला मंडे कौन सा है सितंबर में? 6 सितंबर। 4th को मंडे है, 6th। ओके ठीक हो गया, 6 सितंबर तो है होती है। मेरा तो ख्याल है ख़त्म हो गई। नहीं, पेपर होता है। नहीं पेपर नहीं, वैसे भी मैं कह रहा हूँ डिफेंस डे की तो छुट्टी ख़त्म हो गई है। इन्ने बुल वतनी रहती नहीं थोड़ी। बुध बन रहा है? ओहो बुध तो है ही। मैं तो डेट पूछ रहा हूँ। 6। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपसे, और वो जर्नल डिस्कशन है। वो मैं अब चूँकि टाइम नहीं है तो कल इंशाल्लाह जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, और वो तुम्हारी ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दफ़ा उस पर बात करूँ, क्योंकि आप लोग कैफ़ के लेवल पे हो और इंशाल्लाह आप लोगों ने नियर फ्यूचर में आर्टिकल्स जो हैं उसको ज्वाइन करना है। तो मैं जो देखता हूँ अपने जो कैफ़ के स्टूडेंट्स को, कि वो लोग बिल्कुल भी इस प्रोफेशन के बारे में उनको तौफीक ही नहीं होती कि ये प्रोफेशन है क्या, कहाँ जाता है, इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए रेलेवेंट हैं, कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जा सकते हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह, कल मुझे टाइम मिलेगा तो। इंट्रोडक्शन मैंने अपना कराना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि आप लोग कुछ ना कुछ जान के ही आए होंगे। ज़ाहिर है ऐसे तो आप नहीं आ गए, लेकिन हल्का सा करा देता हूँ। मोहम्मद समी नाम है, ठीक है जी। और मेरे 2016 में आर्टिकल्स क्वालिफाई हुए थे, फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, और करंटली 2 फर्म्स हैं उसको एज पार्टनर देख रहा हूँ। बाकी कोई 6 साल हो गए हैं मुझे टीचिंग के प्रोफेशन में, और MFA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऊपर BFD, ये 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने MSc 2 भी पढ़ाया था, लेकिन टाइम नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया उसको तकरीबन 1.5 साल पहले। और बाकी ये कुछ हाँ बस ये भी कुछ हल्के फुल्के मामला ये हैं, ठीक है जी। तो कोई सवाल किसी का है तो प्लीज़ बताएं, ताकि फिर आप लोग घरों को जा सकें। बस जी, चलें जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।